दोस्तों नमस्कार। आज की रात नरेंद्र मोदी के लिए कयामत की रात है। कल बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होनी है। उसमें मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का नेता चुना जाना है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाना है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे। फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी, तारीख तय होगी। लेकिन इतना सब कुछ क्या आसानी से होने जा रहा है? कल जब नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके ठीक बगल में बैठे हुए थे। इर्द गिर्द तमाम और एनडीए के नेता थे और वो नेता भी थे जिनके पास 2 सीट है, 3 सीट है, 5 सीट है। हालात ये थे कि जो नरेंद्र मोदी कभी जयंत चौधरी को 2 मिनट का समय नहीं देते थे, वो हाथ पकड़ करके 10 मिनट तक उनसे संवाद करते हैं, चिराग पासवान से गुफ्तगू करते हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने तो आत्मसमर्पण करके बैठे रहे। तो क्या कल का दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सहज होने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि झोला उठने की तैयारी कल हो जाएगी? और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे प्रमाण भी हैं और परिस्थितियां भी हैं। मैं इस वीडियो में इसकी पूरी पड़ताल करूंगा और परत दर परत चीजों को उजागर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा चुनाव के दरमियान पहुंचे जब नरेंद्र मोदी इस बात को भांप चुके थे कि उनकी भैंस पानी में गई, इसीलिए उन्होंने कहीं ये डर दिखाया कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो उनकी एक भैंस छीन लेगी। महिलाओं को डर दिखाया कि उनका मंगलसूत्र भी छीन लेगी। फिर मुजरा पर उतर आए, न जाने कितनी गालियां दी, किस तरह की नफरत की उन्होंने बातें की। और वही नरेंद्र मोदी चुनाव के आखिरी तक आते आते नतीजों के समय पहले से ही वो बहुत आश्वस्त नहीं थे। जब नतीजे आए तो पूरे दिन गायब रहे। शाम को जब नुमाया हुए तो अब उनकी जबान पर न तो जय श्री राम का नारा था, न भारतीय जनता पार्टी जैसा शब्द। जो नरेंद्र मोदी संसद में छाती ठोक करके ये कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी है, जिन्होंने आरएसएस को किनारे लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने बिछा दिया, जो नरेंद्र मोदी सब पर भारी माने बीजेपी और आरएसएस पर भी भारी हो गए, वही नरेंद्र मोदी एनडीए कहने लगे और जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ पर उतर आए। और इसलिए जय जगन्नाथ पर आए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो वो हैं जो घोषित तौर पर 4% मुसलमानों की आरक्षण की बात कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में है। और जैसे ही वो चुनाव जीत करके आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मुसलमानों के हज के लिए 1 लाख रुपए उनको सहयोग दिया जाएगा। नीतीश कुमार वो हैं जो अपने सेकुलर राजनीति के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी के साथ रहते हुए भी टोपी पहन सकते हैं। तो अब इनके सामने जय श्री राम नहीं चलने वाला, इसलिए मोदी जी ने दूसरा नारा गढ़ लिया। उनके लिए राम आस्था का प्रतीक नहीं है, उनके लिए राम सत्ता पहुंचने का एक माध्यम, एक साधन है। और अब सत्ता जय श्री राम से नहीं मिलनी है तो उन्होंने जय जगन्नाथ शुरू कर दिया और बड़ी बारीकी से उसको जोड़ा जा रहा है कि साहब उड़ीसा जीत करके आए इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन असल में नीतीश और नायडू के कारण ये नारा उन्होंने बदला। अब एनडीए की बैठक पहले बुलाई गई, जबकि नियम यह है कि पहले पार्टी
कि संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती है, उसमें नेता चुना जाता है और उस नेता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपने घटक दलों से बात करे। फिर उसके बाद जो समर्थन का पत्र है वो लिया जाता है। यहां तो एनडीए के बैठक में ही समर्थन पत्र पहले ही तैयार था, सिग्नेचर कराया गया नीतीश बाबू का और नायडू बाबू का, सिग्नेचर तो कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो साहब एनडीए की सरकार बन ही गई और नरेंद्र मोदी आश्वस्त हो गए और वो सपना देख रहे हैं कि नेहरू के बराबर होने जा रहे हैं, तीसरी बार शपथ लेंगे। संजय राउत के शब्दों में कहें तो तीसरी कसम उनकी पूरी होने जा रही है। लेकिन इतना आसान है क्या? अब मैं उस दूसरे मुद्दे पर आता हूं जिसमें लोगों का यह शक कि नीतीश और नायडू तो आ ही चुके हैं, एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन नीतीश जी तो आज कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। जब दिल्ली आ रहे थे उस समय तेजस्वी के साथ एक ही हवाई जहाज में आ रहे थे। आप इसको को इंसिडेंस कह सकते हैं, चलिए वो अचानक एक साथ आना हुआ, लेकिन जो सीट थी वो तेजस्वी के पीछे थी। बाद में आगे बैठे दिखाई दिए तेजस्वी, बराबर में बैठे दिखाई दिए। तेजस्वी का कहना है कि खुद चाचा ने उनको बुलाया। अब क्या बात की ये उन्होंने खुलासा नहीं किया, क्योंकि तेजस्वी कुछ दिनों पहले से ही ये कहने लगे थे कि चाचा तो सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ आएंगे। तो क्या दोस्तों अभी खेला होना बाकी है? दरअसल नायडू और नीतीश का साथ लेना वैसे ही है कि जैसे स्टीयरिंग तो अपने हाथ में रखना, लेकिन अपनी कार का गियर और क्लच किसी और को थमा देना। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो गियर यहां चेंज हो सकता है, क्लच भी गड़बड़ किया जा सकता है, तो गाड़ी पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है या गाड़ी रुक सकती है, स्टार्ट ही नहीं हो सकती, फिर चल ही नहीं सकती। नायडू और नीतीश को लेकर के चलना नरेंद्र मोदी के लिए ठीक वैसे ही है जैसे विक्रम बेताल का सीरियल है, कभी बेतलवा डाल पर तो कभी कंधे पर। और फिर उसकी डिमांड क्या क्या होगी, कितने समय तक आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे। और अब यहां से तो वो बार्गेनिंग शुरू हुई है, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि उनके डीएनए पर सवाल उठाने वाला कौन था। नीतीश जानते हैं कि उनके हाथ में झुंझुना पकड़ाने वाला कौन था और उनके नीचे कद रखने वाला कौन था। और नायडू भी जानते हैं कि कैसे उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने प्रताड़ित किया, कैसे उनको बेइज्जत किया, कैसे उनको अपशब्द कहे। तो नायडू क्या छोड़ने वाले हैं? नायडू जब जेल गए थे तो उसमें भूमिका तो मोदी सरकार की भी थी। बजट के लिए उनको तरसाया गया, तो क्या इतना आसान है? ये जो विक्रम बेताल सीरियल अब चलने वाला है वो इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और नायडू साहब ने तो इशारा ही कर दिया कि साहब स्पीकर का पद चाहिए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये होम मिनिस्टर नहीं चाहिए गुजराती दूसरा वाला, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, छोटे मियां नहीं चाहिए, माने अमित शाह नहीं चाहिए। नीतीश कुमार रेल मंत्रालय से लेकर के कई और बड़े मंत्रालय लेने की जुगत में है, तो लोकसभा का स्पीकर मिलेगा, मंत्रालय मिलेंगे बड़े बड़े, फिर बचेगा क्या मोदी जी के पास? वित्त मंत्रालय भी चाहिए नायडू साहब को, क्योंकि वित्त मंत्रालय को ही रिपोर्ट करती है ईडी, और ईडी के जरिए जो अभी धरपकड़ होती रही, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, न जाने कितने लोगों को डरा करके बीजेपी के वॉशिंग मशीन में निकाल करके और भगवा रंग में उनको लाया गया पार्टी में, तो वो ईडी भी चाहिए, माने वित्त मंत्रालय के जरिए। आज जेपी नड्डा और अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने मिलकर के बैठक की और ये कहा, जो संकेत गया कि साहब जो भी पार्टनर हैं उनको एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, लेकिन बड़े मंत्रालय
माने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये नहीं दिए जाएंगे। तो क्या ये नीतीश और नायडू मानने वाले हैं क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या झोला उठने वाला है। अरे नीतीश कुमार तो जा ही चुके हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये मैसेज दे दिया है अपने घटक दलों को, जो उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। जिसको प्रधानमंत्री बनना है, जिसको विदेश मंत्री बनना है, जिसको गृह मंत्री बनना है, आप बनिए। हम 99 और आज एक और बसंत दादा पाटिल के पोते जो चुनाव जीत करके आए हैं महाराष्ट्र से निर्दलीय, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। समर्थन दे दिया बतौर निर्दलीय उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर के। तो आज 100 पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। अभी और 2-3 सांसद उनके समर्थन में हैं, आने वाले हैं। पप्पू यादव आ गए हैं। तो यहां जो आने वालों की, जबकि होना यह चाहिए कि सरकार उधर बन रही है तो लोग उधर जाएं, लेकिन आ रहे हैं लोग कांग्रेस के साथ। इसका मतलब क्या है? राजनीति में संकेत बहुत कुछ कहते हैं। एक जीत करके भी मायूस है। नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, भाई अब एनडीए का समर्थन है तो बनाइए सरकार। अमित शाह को देखिए, लेकिन जो हारे हैं उधर तो उत्साह है, उमंग है, सेलिब्रेशन है। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, सब बहुत मस्त नजर आ रहे हैं। संजय राउत हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरी कसम पूरी करिए, फिर चौथी हमारी होगी। सरकार कितने दिन चलेगी? और राहुल गांधी के बारे में तो वो शाहरुख खान की जो फिल्म है ना, उसका शीर्षक बड़ा कामयाब लग रहा है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो है राहुल गांधी। आज बाजीगर हैं, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी तो बाजीगर हैं। जो बिस्मार्क के बारे में कहा जाता था कि एक साथ कई गेंदों को उछालते रहना, राहुल गांधी वो हैं। और आज एक बड़ा धमाका उन्होंने किया। मैं उस पर कभी और चर्चा करूंगा कि शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने कहा है कि मोदी, शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। राहुल गांधी के सामने आज जितने कैमरे लगे थे तो उतना मोदी के सामने भी नहीं लगे। ये करिश्मा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। झोला भी उठ सकता है। आज की रात बड़ी भारी है। कल संसदीय दल की बैठक है और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान खड़े हो जाएं और ये कहें कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो मैं भी हूं। 4 बार का मुख्यमंत्री, 8 लाख से ज्यादा मतों से जीत करके आने वाला। और नरेंद्र मोदी तो पराजित हुए हैं, हारे हैं। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वहां से आप हारे हैं। गुजरात से जहां से आते हैं वहां 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है, जबकि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीती। शिवराज सिंह चौहान उसके पहले पूरा चुनाव जिता करके लाए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया उनको। आज शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी कल क्या करेंगे संसदीय दल की बैठक में? खेला हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की रात नरेंद्र मोदी के लिए कयामत की रात है। और कल कहीं ऐसा ना हो कि फिर कन्याकुमारी जाकर के प्राणायाम करना पड़े, योग करना पड़े, झोला उठ जाए। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। बहुत शुक्रिया।